मेंटल हेल्थ के ऊपर अभी भी स्टिग्मा लगा हुआ है। अपने समाज में दो बीमारियां ऐसी हैं, एक तो ट्यूबरकुलोसिस टीबी और एक मेंटल इलनेसेस। इन दोनों के ऊपर ही क्या है कि सोशल स्टिग्मा है। समाज इनको एक दूसरे नज़रिए से, रवैये से देखती है, बल्कि आजकल ऐसा नहीं रहा। हर आदमी में भागम दौड़ भरी ज़िंदगी में हर मनुष्य मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। और हर घर में आपको मैं यूँ बताऊँ कि आईएएस हैं, जजेज हैं, बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, सबके घर में मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। और सर ने पूछा कि इनको कैसे इन बीमारियों का पता किया जाता है, कैसे मरीज से एक्सेप्ट करवाया जाता है कि वो मेंटल इलनेस से ग्रसित हैं। तो उसके लिए अलग अलग प्राइवेसी रूम होते हैं। मरीज़ कई बार क्या है कि अपनी भावनाएं खुले में व्यक्त नहीं कर पाता है। मरीज़ बहुत कई बार संकट में होता है, दुविधा में होता है, कष्ट में होता है और पीड़ा में होता है। तो वो यूँ सोचता है कि मैं मेरी दिल की बात किसी को बताऊंगा तो लोग बाग मजाक उड़ाएंगे और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। तो वो अपनी भावनाएं उसी आदमी को बताएगा जो उसका दुख दर्द समझ सकता है। तो उसको यूँ लगता है कि डॉक्टर मेरी कष्ट और पीड़ा को, दुख दर्द को समझ सकता है और मुझे अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता है और मैं ठीक हो सकता हूँ। जब उसको विश्वास डेवलप हो जाएगा तभी वो ये सब बता पाएगा, अपनी सीक्रेसी डिस्क्लोज करेगा। नहीं, वो मरीज़ अपनी सीक्रेसी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। तो आपको उसके लिए रेपो इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। रेपो मतलब कि आपके साथ उसका रिलेशन बहुत कॉन्फिडेंस वाला डेवलप हो जाएगा, तभी वो आपको अपनी मन की बात बता पाएगा और आप उसकी समस्या को समझ पाओगे और फिर ही आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। कई बार बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जीवन में कि अपन दूसरों को नहीं बताना चाहते। इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरा, मेंटल इलनेसेस ऐसी हैं कि मरीज़ खुद अपने आप को बीमार मानता ही नहीं। भाई मरीज़ खुद इसमें इतना परेशान नहीं होता जितना घर वाले परेशान होते हैं। तो मरीज़ क्या है कि अपने आप को बीमार नहीं मानता, तो वो डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहता, और दिखाना नहीं चाहता, आप उसको कैसे कैसे ले गए तो वो इलाज नहीं लेना चाहता, या फिर उसने इलाज थोड़ा बहुत शुरू भी कर दिया तो उसके आराम आते ही वो बंद कर देगा। तो इसमें कदम कदम पे चैलेंजेस हैं। दूसरी जो बीमारियां होती हैं, जैसे अपने सिर दर्द होता है, उल्टी होती है या कोई पेट में दर्द होता है, तो अपन खुद ही चला के डॉक्टर के पास जाते हैं और अपन कहते हैं कि मेरी ये दिक्कत है, डॉक्टर साहब दवाई दे देते हैं और अपन दवाई ले लेते हैं। तो ये अदर डिजीज़ में और मेंटल डिजीज़ में ये डिफरेंस है। मेंटल डिजीज़ में क्या होता है कि जजमेंट, इंसाइट, पर्सनैलिटी, कॉन्टैक्ट विद रियलिटी इम्पायरमेंट हो जाता है। जजमेंट इम्पायरमेंट हो जाता है पेशेंट का। इंसाइट का मतलब है अवेयरनेस अबाउट इलनेस, मतलब वो अपने आप को बीमारी नहीं मानता, और बीमारी नहीं मानता तो वो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा। और एनी हाउ आप डॉक्टर के पास ले गए तो वो ट्रीटमेंट नहीं लेगा, और ट्रीटमेंट मान लो उसने ले भी लिया तो वो थोड़ा बहुत उसके आराम आते ही ट्रीटमेंट बंद कर देगा। तो ये चेंजेस हैं। दूसरी बीमारी जैसे कैंसर की बीमारी है, हार्ट अटैक आ गया, और भी कोई बड़ी बीमारी होगी, इसमें मरीज़ खुद ही चला के डॉक्टर के पास जाएगा और अपना ट्रीटमेंट लेके आ जाएगा। ये डिफरेंसेस हैं। कदम कदम पे जो साइकेट्री जो ब्रांच है, स्पेशलिटी, इसमें कदम कदम पे चैलेंजेस हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने जो प्रश्न का जवाब दिया है उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है डॉक्टर साहब मेरा। आजकल जगह जगह क्या है कि थेरेपी सेंटर खुले हुए हैं, और जो स्पेशलिस्ट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, चाहे वो एनजीओज़ की तरफ से हैं, उनको लेकर के और लोगों में अवेयरनेस नहीं है। और जगह जगह जो क्लिनिक खुले होते हैं गाँव में, गलियों में, मोहल्ले में, जहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि अप्रशिक्षित डॉक्टर्स जो होते हैं उनके पास लोग पहुँच जाते हैं और उनकी समस्याएं गंभीर हो जाती है। तो उसको लेकर के और आपका क्या सोचना है? सर आप सही जगह पे पहुंच पाए हो, थोड़े नज़दीक ही भटक के रह गए। अपन यूँ कहेंगे कि किसी के भी मेंटल इलनेस हो जाती है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो यूँ उसके दिमाग में ये विचार डेवलप हो जाता है, थॉट डेवलप हो जाता है कि इसमें कोई भूत प्रेत मिल गया, इसमें कोई ओपरी पराई का असर हो गया, और इसका कोई चौराहे में पग गया, और इसने कोई कब्रिस्तान पे पेशाब कर दिया, इस वजह से ये सिम्टम आ रहे हैं। तो वो इसको डॉक्टर की बीमारी नहीं मानते,
तो वो क्या है कि किसी मतलब बुझा वाले के पास जाएंगे बुझा निकलवाने के लिए, या फिर कोई डोरा करवाने के लिए जाएंगे, या ताबीज़ करवाने के लिए जाएंगे, या फिर मंत्र करवाने के लिए जाएंगे, या फिर झाड़ा लगवाने के लिए जाएंगे, और या फिर कोई और धोख मारने के लिए जाएंगे, और वो थक हार के लास्ट में परेशान हो जाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाएगा, और किसी की पढ़े लिखे आदमी के संपर्क में आएंगे तो वो उनको गाइड करेगा कि या इस तरह की बीमारी नहीं है, आप क्या है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाओ और वहाँ ट्रीटमेंट लो। वो फिर हमारे पास आता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। सचिन जी, आपके पास डेली पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, तो हमारे समाज के अंदर जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको हल करने में सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? हल करने में सबसे बड़े मुद्दे तो ये हैं कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसको मेंटल इलनेस है या नहीं। जैसे कि भी कपूरथला जी ने बताया कि लोग डोरा करवाने पहुंच जाते हैं, उनको लगता ही नहीं कि मानसिक बीमारी है, ऐसा इसमें भूत आ गया है, इसमें आत्मा आ गई है, वो इसी में घूमते रहते हैं, उनको ये पता नहीं है कि मानसिक बीमारी है। जब उनको लोगों को पता चलेगा कि मानसिक समस्या है तो फिर वो कंसल्ट करना ज़रूरी समझेंगे। फिर छोटी मोटी समस्याएं हैं, किसी की डिप्रेशन है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, घबराहट बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, फिर भी लोग ऐसे चलते रहते हैं कि यार ठीक है, अपने आप ठीक हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। जब तक वो सीवियरिटी पे नहीं पहुंच जाती है तब तक लोग कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो जब ये लोगों में अवेयरनेस आएगी कि हाँ यार इस चीज़ का सोल्यूशन या इलाज हो सकता है तो फिर वो कंसल्ट भी करना जरूरी समझेंगे। एक लोगों को ये पता होगा कि मानसिक समस्याएं होती कौन कौन सी हैं, तो जब लोगों को समझ में आएगा तभी वो साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना जरूरी समझेंगे और उसके बाद वो अपना इलाज ट्रीटमेंट के सीख करेंगे। जब तक लोगों में अवेयरनेस ही नहीं होगी कि मानसिक समस्याएं होती कौन सी हैं तो फिर वो कंसल्ट भी कैसे करेंगे। और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर योग की क्या भूमिका है? क्योंकि आजकल अपन डेली देखते हैं लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि वो योग और ध्यान पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इसकी क्या भूमिका है? योग की भी अलग अलग भूमिकाएं हैं। साइकोसिस एक ऐसी बड़ी बीमारी है जिसमें योग का कोई योगदान नहीं होता है, उसमें तो योग का नेग्लिजिबल है। और ध्यान का भी नहीं। साइकोसिस तो ग्रोस इनसाइट चली जाती है तो उसको कुछ भी पता नहीं रहता। हाँ, न्यूरोसिस जितनी भी हैं उनमें ज़रूर मेडिटेशन का योगदान होता है और न्यूरोसिस जितनी इलनेस है उनमें योगा वगैरह इनसे आपको ज़रूर फायदा मिलता है। उसमें भी अलग अलग टेक्निक हैं कि कौन सी बीमारी में कौन सा योगा करना चाहिए, इसका भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अगर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट है, अगर आप उसको ध्यान लगाने के लिए कहोगे तो उसमें सीवियरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें पेशेंट को कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं कर पाता है। जो ही आंखें बंद करता है उसके विचार इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो परेशान हो जाता है कि क्या करूँ। हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ट्रेमर्स आने लग जाते हैं। तो अगर आप उस पेशेंट को आप योग ध्यान लगाने के लिए कहोगे तो ये संभव नहीं है। इसीलिए हर बीमारी में कौन सा योगा किस टाइम करना चाहिए इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। मेरा भी एक क्वेश्चन है डॉक्टर कालेर साहब से। कालेर साहब, जनरली क्या है कि आज की जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो यूथ में ज़्यादा है और यूथ जो है वो करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। उसका पढ़ाई लिखाई में जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा समय खराब होता है, एक्सपेंड होता है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो बच्चे आजकल क्या है कि पढ़ाई लिखाई से कहीं कहीं भटक भी रहे हैं, जिसमें मोबाइल वगैरह या आईटी वगैरह का अपन देखते हैं कि वो मिसयूज हो रहा है। तो बच्चे उससे क्या है कि तनाव में आ जाते हैं, उनमें अनिद्रा की समस्या रहती है और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सोसाइटी ये सोचती है कि जिसको तनाव है, जिसको चिंता है या कहीं न कहीं उसको नींद नहीं आती है, अनिद्रा की समस्या है, डॉक्टर्स उसको क्या है कि जनरली नींद की दवाई देते हैं या नींद की गोलियां देते हैं और जब तक वो लेता है तब तक तो वो ठीक है और जैसे ही बंद हो जाती है फिर उसके वापस वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका कोई परमानेंट इलाज किस तरीके से किया जा सकता है? सर, जैसे अपन मिथ्स की बात करते हैं कि साइकेट्री में मतलब मिथ्स होते हैं, तो सबसे पहला मिथ यही है जो आपने कहा। आप पढ़े लिखे हैं फिर भी आप ये बातें कर रहे हैं कि सर डॉक्टर से वो नींद की गोलियां देते हैं। कोई भी डॉक्टर नींद की गोलियां नहीं देता है, एक सबसे बड़ा पहला मिथ है ना। जो अपन मेडिकेशन देते हैं उससे जो ही पेशेंट को आराम आता है तो उसको नींद आएगी, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा आती है स्टार्टिंग में, लेकिन थोड़ी टाइम के बाद में टॉलरेंस आती है तो नींद आना बंद हो जाती है। लेकिन नींद आना भी ज़रूरी है, जब पेशेंट को नींद आएगी तभी उसी सिम्टम में रिलीफ आएगा। तो एक बात ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर्स कभी भी नींद की गोलियां नहीं देते हैं, वो ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है। उस ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट होते हैं नींद आना, नहीं कि मेन ट्रीटमेंट नींद दिलाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं।
एक तो सबसे बड़ा मिथ यही है कि डॉक्टर साहब वो नींद की गोली देते हैं, एक तो ये मिथ अपने को दूर करने की ज़रूरत है। फिर दूसरी बात ये आती है कि सर जो ही ट्रीटमेंट छोड़ता है तो दिक्कत वापस आती है। तो एक बात ये है कि सर डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि सर कम से कम 8 या 9 महीने आपको ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन क्या है कि जो ही आपको आराम आता है, आप 15-20 दिन में आप लगते रहे यार ठीक हो गया, तो ठीक होते ही वो पेशेंट है वो दवाई बंद कर देगा। दवाई बंद करते ही 10-15 दिन बाद में वो दिक्कत वापस आएगी। फिर आप हो गए सर डॉक्टर साहब ने क्या दवाइयाँ दी, 10-15 दिन बाद में मेरी दिक्कत वापस आ गई। अच्छा ये बात भूल जाते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको ये भी कहा था कि कम से कम 8 या 9 महीने आपको लगातार ट्रीटमेंट लेना है, बीच में डिसकंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं करना है। ये किसी को याद नहीं रहता है। हर बीमारी का एक ट्रीटमेंट कोर्स होता है कि कम से कम 8 या 9 महीने या फिर 1 साल 2 साल या फिर कभी कभी लाइफ टाइम भी एडवाइस किया जाता है, लेकिन वो किसी को याद नहीं रहता है। बाद में जो ही वो दवाइयाँ बंद होती हैं, आपके सिम्टम वापस आते हैं, फिर आपको लगता है कि डॉक्टर साहब ने ऐसी दवाइयाँ दी, दवाइयाँ बंद होती है, दिक्कत वापस आ गई। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक ट्रीटमेंट का कोर्स होता है। जैसे कि डिप्रेशन ही मान लो, डिप्रेशन का अगर फर्स्ट एपिसोड आया है तो हम कम से कम 8 या 9 महीने एडवाइस करते हैं कि तो लगातार 8 या 9 महीने आपको दवाएं लेनी है, तभी आपके रिलीफ रहेगा। लेकिन फर्स्ट एपिसोड में क्या है कि इफेक्ट बहुत फास्ट आता है, 15 या 20 दिन में इतना बड़ी इफेक्ट आता है कि लोगों को लगता है कि मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ, वो जरूर छोड़ेगा। ठीक है, दोबारा दिक्कत भी नहीं आती है, लेकिन कुछ 20-30% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी दिक्कत दोबारा आती है, फिर दोबारा दवाएँ लेने जाता है, दोबारा दवाएँ देते हैं, तो भी अपन क्या है कि 8-9 महीने का बहुत मुश्किल है। 10% पेशेंट भी ऐसे नहीं होंगे जो 8 या 9 महीने लगातार दवाएं लेते हो। तो आप डॉक्टर की एडवाइस मानते नहीं हैं और फिर आपको यह लगता है कि नींद की गोलियां खिला रहे हैं, जब तक दवाइयां दे रहे हैं तब तक ठीक होता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है। और आप आपके अब तक के अभ्यास के अंदर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सबसे आम विकार क्या देखते हैं? आम विकार मैडम जैसे कि अभी कहा, जैसे इतने पढ़े लिखे सोसाइटी के लोग हैं अपन, फिर भी अपने को यही लगता है कि सबसे पहला तो ये कि पागलों की ब्रांच है। यानी अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने चले गए और अगर किसी दूसरे ने आपको देख लिया तो फिर वो क्या कहेगा, पागला का डॉक्टर कम गए है, पागल हो दिखे। ऐसी जनरल यही बात है। वही सोचते ही नहीं है कि यार न्यूरोसिस भी एक बीमारी होती है, किसी डिप्रेशन हो सकता है, किसी के एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकते हैं, है ना, किसी सोमेटाइजेशन हो सकता है ना, किसी को डिसोसिएशन हो सकता है। इतना दिमाग किसी चलता ही नहीं है, बस लोग यही सोचते हैं पागल डॉक्टर गए पागल हो। तो जब अपन स्टिग्मेटाइज रखेंगे तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, फिर एक ये कि अपन कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट है कि उसको नींद आती है ना। मेन दवाइयों का जो पर्पज़ होता है वो नींद दिलाना नहीं होता है। जैसे एंटी डिप्रेसेंट अपन देते हैं तो ब्रेन में सेरोटोनिन बढ़ाती हैं, डोपामिन बढ़ाती हैं, नॉरएड्रेनालिन का लेवल बढ़ाती हैं, तो उससे क्या है कि रिलीफ आता है। नींद आना उसका साइड इफेक्ट होता है कि वो H1 रिसेप्टर पे भी साथ साथ में एक्ट कर रही होती है। तो H1 रिसेप्टर पर जब भी कोई ड्रग एक्ट करेगी तो उसमें सेडेशन साथ में होता है, तो थोड़ी बहुत सेडेशन आना ये कॉमन सी बात है। ये भी अलग अलग वेरी करता है कि सभी पेशेंट सेडेशन एक जैसा नहीं होता। कुछ में तो बहुत अच्छा सेडेशन होता है कि दवाई लेते नींद अच्छी खासी आती है। कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि साहब दवाई लेने के बाद मेरी नींद ही उड़ गई, मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही, तो फिर उसको सेडेटिव देनी पड़ती है। एक तीसरी बात ये कि अपन किसी बीमारी के लिए अपन ट्रीटमेंट कोर्स अपन सजेस्ट कर रहे हैं कि 8 या 9 महीने से इलाज चलेगा, तो उस चीज़ को सीरियसली लेना है। अगर वो पेशेंट सीरियसली लेता है और अगर पूरा कोर्स लेता है तो उसको दोबारा आने की संभावना सिर्फ 5 या 10% के आसपास ही होती है। 5-10% तो रिस्क हमेशा किसी बीमारी में रहती है। तो ये आप कुछ मिथ दूर करेंगे तो ही साइकेट्री साइड आगे जाके प्रोग्रेस करेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं थालोड़ साहब से एक क्वेश्चन था मेरा। चूँकि आप नोडल ऑफिसर हैं पूरे झुंझुनू ज़िले में मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर के, आप भी कैंपेन चला रहे हैं और हमारे बीच में कंगारू माइंड्स की फाउंडर हैं ट्रस्टी सुश्री वेदिका जी पोदार, वो बहुत लंबे समय से ये काम देख रही हैं। तो हम सभी उत्सुक हैं आपसे ये जानने के लिए कि डॉक्टर साहब इलाज की बहुत सारे मेथड हैं भारत में भी और विदेशों में भी, जैसे अलग अलग एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, या और भी बहुत सारे मेथड हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर के। और आप सबसे अच्छा मेथड किसको मानते हैं, किस मेथड से अपन जल्दी और स्थायी इलाज प्राप्त कर सकते हैं? सर ट्रीटमेंट पार्ट की बात करना चाह रहे हैं कि ट्रीटमेंट कौन कौन से मेथड्स ऐसे हैं जो कि ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट हैं, कौन से मेथड्स अपन अपनाएं। तो
पहली बात तो ये आती है कि मेंटल इलनेसेस हो ही नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं है कि मेंटल इलनेसेस, अपन उनको कैसे प्रिवेंट करें। अपने जो बच्चे हैं, अपने घर है, परिवार है, इनमें मेंटल इलनेसेस डेवलप नहीं हो, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो। तो सबसे पहले तो क्या है कि सब्र करना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, इंतज़ार करना सीखो और गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, तभी आप सफल जीवन जी सकते हो। आपका जीवन सफल है यदि ये चीज़ें आपने सीख ली तो। कई बार हम जेल में जाते हैं, कैदियों का मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए कैंप लगाते हैं, वहाँ बड़े मासूम मासूम चेहरे नज़र आते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कैसे आ गए जेल के अंदर, क्या बात हुई? तो वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को गुस्सा आ गया, मेरी वाइफ ने कुछ कहा, मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने गुस्सा आते ही उसके लठ उठा के सिर में दिए, देते ही वो मर गई। मेरे ब्रदर इन लॉज ने मेरे मर्डर केस लगा दिया, मर्डर केस में आ गया। अब बोला अब तो मुझे बहुत पश्चाताप होता है, यदि वो मेरे को पल भर का, सेकंड भर का गुस्सा नहीं आता तो आज मैं बाहर की हवा ले रहा होता, आप लोगों के साथ अमन चैन की ज़िंदगी जी रहा होता। तो साथियों, मोटी मोटी बात यही है कि यदि सफल जीवन जीना चाहते हो तो आपको सब्र करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ नज़रअंदाज करनी पड़ेगी और इंतज़ार करना पड़ेगा, गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप सफल जीवन जी सकते हो। नहीं तो मेंटल इलनेसेस जन्म लेंगी ही लेंगी और आपको तबाह नहीं, आपको बर्बाद करके छोड़ देगी। मेंटल इलनेस बहुत कैंसर से भी, हार्ट अटैक से भी सीवियर होती है। वो घर की अमन शांति और चैन सब कुछ छीन लेती है मेंटल इलनेसेस। दूसरा, मेंटल इलनेसेस के लिए प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप बैलेंस डाइट लो। ऐसी डाइट हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, रफेज, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, पानी खूब पियो आप। क्योंकि अपनी सबकी बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं, जहरीले पदार्थ बनते हैं, वैसीले पदार्थ बनते हैं जो अपने शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं और वो एक दिन उनका इतने ज़्यादा लेवल पे इकट्ठे हो जाते हैं कि वो मेंटल इलनेसेस को जन्म दे देते हैं। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। यदि अपन पानी ज़्यादा पिएंगे तो वो जहरीले पदार्थ, वैसीले पदार्थ और जो टॉक्सिन्स हैं वो अपने शरीर से बाहर निकलते रहेंगे, यूरिन में निकल जाएंगे, वो स्टूल के अंदर निकल जाएंगे, पसीने में निकल जाएंगे। तो पानी पीना एक बहुत ज़रूरी है। किसी आदमी को आपने देखा होगा, भाई कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है, गुस्सा आ रहा है तो अपन उसको यूँ कहते हैं यार पानी पी ले, यार पानी पी ले, तो वो शांत हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। दूसरा, एक फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब कि आप चाहिए मॉर्निंग वॉक करो, यंग बच्चों को तो दौड़ना चाहिए, लड़कियों को भी दौड़ना चाहिए, और थोड़ा ओल्ड एज में जैसे आप लोग आ गए हो, अबव 60 आ गए हो, तो मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए आप लोगों को। और कई ऐसे पेशेंट हैं जो कि मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर सकते, तो वो बेड पे लेटे लेटे ही या कुर्सी पे बैठे बैठे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने हाथ पाँव मिला सकते हैं, लंबे लंबे सांस ले सकते हैं, लंबे लंबे सांस छोड़ सकते हैं। तो ये ऐसे तरीके हैं विदाउट एनी मेडिसिन के अपने मेंटल इलनेसेस डेवलप ही नहीं हो। और डेवलप होने के बाद में जो अलग अलग ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, जैसे मान लो कि डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, जो साइकोटिक बिहेवियर हो जाता है उसके लिए एंटी साइकोटिक्स हैं। एंटी साइकोटिक्स भी आजकल अलग अलग न्यूअर ड्रग्स आ गई हैं। पहले पुरानी जो मेडिसिन थी उनमें आपने देखा होगा कि साइकेट्री का जिनका ट्रीटमेंट चलता था वो बहुत मोटे हो जाते थे, उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता था। तो लोग कहते थे कि इसका वजन कैसे बढ़ गया, तो बताते थे कि इनका मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आजकल ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे वजन नहीं बढ़ता है, बॉडी वैसे की वैसी मेंटेन रहती है। और इसके अलावा दूसरे मेथड्स हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। वो साइकेट्री का जो पेशेंट है वो इस लेवल का होना चाहिए कि वो आपका एडवाइस एक्सेप्ट कर सके। एक मेंटल जो पेशेंट है उसको पहले उस लेवल पे लाना होता है कि वो आप जो भी कोई उसको ऑर्डर दो, जो कमांड दो, उसको वो फॉलो कर ले। दूसरा ये है कि मरीज़ कि जैसे मतलब ट्रीटमेंट मोडलिटी तो होगी, कई जैसे ट्रीटमेंट लेते नहीं हैं तो उनके लिए क्या डिपोर्ट इंजेक्शन आते हैं। कई बार मरीज़ के अटेंडेंट का ये प्रॉब्लम रहती है कि डॉक्टर साहब ये ट्रीटमेंट लेता ही नहीं, हम आपसे लेंगे, तो उसके लिए डिपोर्ट इंजेक्शन आते हैं। जैसे इंजेक्शन लग जाता है तो वो महीने भर तक काम करता है, महीने भर बाद में आप दोबारा इंजेक्शन लगवाओ। और कई इस तरह की मेडिसिन हैं जो लिक्विड मेडिसिन हैं, तो लिक्विड
सिर्फ अपने पानी की तरह होती हैं, उनको आप जैसे दूध में, दही में, छाछ में, नींबू पानी में, चाय में, किसी में भी डाल दो, उसके मतलब एनी हाउ वो पेट में पहुंचनी चाहिए। पेट में मेडिसिन पहुंच जाएगी तो वो ब्रेन में जाके ब्रेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे काम करेगी और उसका बिहेवियर नॉर्मल हो पाएगा। अभी नींद की बात चली थी, स्लीप की बात, तो स्लीप क्या है कि अपन यूँ बात करें, अपनी प्रकृति को अपन ऑब्जर्व करें कि भगवान ने दिन और रात क्यों बनाए। भाई दिन ही दिन बनाए थे भगवान, बिजली का खर्चा ही बचता, बिजली के लिए धरने, प्रदर्शन, आंदोलन क्यों होते हैं? किसान की तराई तराई कर रहा है। जो अपनी जो प्रकृति जो बनी हुई है बहुत ही बैलेंस्ड वे से बनी हुई है, बहुत ही तौर तरीके से बनी हुई है। अपन दिन में काम करें, रात को आराम करें। रात को आराम करने से अपने ब्रेन को रेस्ट मिलता है और अपनी बॉडी में नई एनर्जी आती है। अपन जब सुबह उठते हैं तो नई एनर्जी के साथ, नई उमंग के साथ, नई फ्रेशनेस के साथ, नई तरोताजगी के साथ अपन काम करते हैं। अपन यूँ कहें कि नींद लेने से अपनी बॉडी रिचार्ज होती है। जैसे मोबाइल पे अपन पूरे दिन बात करते रहते हैं, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, अपने को मोबाइल चार्जर में लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही अपनी बॉडी को चार्ज करने के लिए नींद लेना बहुत जरूरी है। साउंड स्लीप, यदि अच्छी आपकी नींद आ गई और आपका माइंड फ्रेश हो गया तो आप, एक स्टूडेंट है वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता है। मतलब अच्छी नींद आने के बाद में यदि एक स्टूडेंट 1 घंटे में सब कुछ याद कर सकता है, उसके सब कुछ याद रहेगा। यदि अच्छी नींद नहीं आई है तो वो बेचैन रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, उसको गुस्सा आएगा। तो नींद का सारा खेल क्या है कि माइंड का ही है। डॉक्टर साहब, आपके इस उत्तर से ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न मेरा डॉक्टर कालेर साहब से है। डॉक्टर कालेर साहब, खान-पान की जैसे अभी बात चल रही थी, तो आज की सोसाइटी में खान-पान जो है वो बहुत ज़्यादा अशुद्ध हो रहा है, ये अपन भी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स वगैरह खाने पीने में आजकल काम में लिए जा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह काम में लिए जा रहे हैं, और साथ में नॉन वेजिटेरियन सोसाइटी जो है वो कहीं न कहीं एक पैरेलल डेवलप हो रही है। तो क्या वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं उनमें एंजाइटी हो, चाहे डिप्रेशन हो, उसको लेकर के क्या डिफरेंस रहते हैं? कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है? नहीं सर, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का इलनेस, मेंटल इलनेस से वैसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आज तक ऐसी स्टडी भी कभी स्टेब्लिश भी नहीं हुआ है कि नॉन वेजिटेरियन है उनमें ये मेंटल इलनेस ज़्यादा हो रही है, वेजिटेरियन में ऐसी मेंटल इलनेस ज़्यादा हो रही है। ये आज तक किसी स्टडी में स्टेब्लिश नहीं हुआ है। खाने पीने के लिए ऐसे अपन डायरेक्ट ऐसे भी नहीं कहते कि नॉन वेज मत खाओ। तो ये नहीं है कि हाँ, फर्टिलाइजर्स वगैरह उनसे ये है कि आपका पेट खराब रहता है, वो पेट खराब रहता है तो फिर कहीं कहीं आगे जाके मेंटल इलनेस भी डेवलप आती हैं। आयुर्वेद ये मानता है कि हर चीज़, हर इलनेस है वो पेट से ही उठती है, ओरिजिन होता है ना। तो वो है कि आगे जाके आपके पेट खराब रहता है, फिर आप क्रोनिक रूप से बीमार रहते हो तो फिर आपकी और दिक्कत आ सकती है। लेकिन ऐसे वेजिटेरियन खाना और नॉन वेजिटेरियन खाना, इससे डायरेक्ट कोई इलनेस का रिलेशन नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य के अपना वो शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? मैम, डायरेक्टली प्रभावित करता है। अगर कोई पेशेंट डिप्रेस्ड है तो उसका इंटरेस्ट चला जाता है, वो कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। कोई एक्टिविटी नहीं करेगा तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। तो थोड़े टाइम बाद में उसका वेट बढ़ना है, डायबिटीज़ होना है, हाइपरटेंशन होना है, ये अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो ऐसी जितनी भी मेंटल इलनेसेस हैं वो अपने फिजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं, है ना। और अगर कोई पेशेंट मेनियक है, मेनियक डिप्रेशन का उल्टा होता है, उसमें पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो एक जगह बैठता नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रहती है, तो उसका सीधी सी बात है कि उसका वेट कम होएगा। वेट कम इसलिए होगा कि वो एक्टिविटी इतनी ज़्यादा करता है कि एक मिनट बैठना उचित नहीं समझता। तो डिप्रेस्ड है तो उसका वेट बढ़ेगा क्योंकि फिजिकली इनएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, इस वजह से वेट बढ़ता है। और अगर कोई मेंटल इलनेस हो गई है, अगर आप उसका ट्रीटमेंट लेते हो तो ट्रीटमेंट से वेट गेन होना वगैरह वो होता है, वो अलग चीज़ें हैं, है ना। तो वैसे डायरेक्ट रिलेशन ऐसा है कि फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई तो फिजिकल इनएक्टिविटी से वेट बढ़ना या फिर फिजिकल इलनेस और डेवलप हो जाना, वो अलग चीज़ें हो जाती हैं। डिप्रेस पेशेंट ही है, फिजिकल इनएक्टिविटी अगर बहुत प्रोलॉन्ग रहती है तो डायबिटीज़ होना, हाइपरटेंशन होना, ये भी कॉमन। सचिन जी ने बहुत अच्छा बताया। मैडम ये पूछना चाह रही है कि मेंटल जो इलनेसेस हैं उनमें से अपनी वर्किंग एफिशिएंसी के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है डिप्रेशन में आ गया, जैसे कोटा में अभी
डिप्रेशन में आके 30 लड़कों ने सुसाइड कर लिया। अपने सीकर में भी लगभग 12 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो डिप्रेशन, मेंटल इलनेसेस का अपनी वर्किंग एफिशिएंसी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? वो अपनी वर्किंग एफिशिएंसी पे अपना जो रूटीन जो एक्टिविटीज़ हैं, जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं, तो वो अपन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो किसी को ड्यूटी पे जाना है तो वो सुबह उठ ही नहीं पाएगा, वो तैयार ही नहीं हो पाएगा और अपने ऑफिस में जा ही नहीं पाएगा, जबकि वो फिजिकली सारा फिट है, लेकिन दिमाग में ही उसके क्या है कि इस तरह की आलस से उसकी शरीर के ऊपर हावी हो गया है। तो ये सारा मेंटल इलनेसेस का। अब जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिप्रेशन के ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम हैं, अपन कैसे पहचाने कि घर में या परिवार में या कोई रिश्तेदारी में, गांव में या आपकी कॉलेज में बच्चा डिप्रेशन में है। तो डिप्रेशन में क्या होता है कि सबसे पहले होता है सैड मूड, यानी कि मन उदास रहना, और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। जो पहले जो आपको एक्टिविटी अच्छी लगती थी, जिनमें आपको आनंद आता था, जिनमें मज़ा आता था, वो अच्छी नहीं लगती, वो निरर्थक साबित हो गई हैं। जैसे मान लो टीवी देखना अच्छा लगता था, न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता था, दोस्तों से बात करना अच्छा लगता था, विवाह शादी में जाना अच्छा लगता था। आजकल सब निरर्थक हो गया है, कहीं जाने का मन नहीं करता, अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगता है, एकांत प्रिय हो गया है, कोई बोला हुआ भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह के डिप्रेशन के साइन सिम्टम होते हैं। डिप्रेशन में क्या है कि अटेंशन कम हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, मेमोरी कम हो जाती है, नींद नहीं आती है, जगा रहता है मरीज रातों रात, तो उसमें चिड़चिड़ापन डेवलप हो जाता है। नींद नहीं आएगी तो फिर भूख भी नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी तो फिर वजन भी कम हो जाएगा। तो इस तरह के डिप्रेशन के साइन सिम्टम्स होते हैं। जो सीवियर स्टेजेस डिप्रेशन की होती हैं, उसमें मरीज़ क्या है, हेल्पलेस हो जाता है, होपलेस हो जाता है और वर्थलेस हो जाता है, और उसमें सुसाइडल थॉट्स डेवलप हो जाते हैं, सुसाइडल आइडियाज़ आते हैं, और फिर वो सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेता है। ये सीक्वेंस है डिप्रेशन की, जो टर्मिनल स्टेजेस हैं उनमें। तो अपन इस तरह का सीवियरिटी पे बच्चा जा ही नहीं पाए, कोई फैमिली मेम्बर जा ही नहीं पाए, तो उसको अर्ली डायग्नोस, तुरंत उसका पता करवाना और उचित इलाज देना। अब जैसे टर्मिनल स्टेज में पेशेंट ये समझने लग जाता है हेल्पलेस, कि मेरी सहायता करने वाला, मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है, हेल्पलेस। होपलेस, होपलेस मतलब कि वो आशा छोड़ देता है, किसकी, कि जीने की आशा छोड़ देता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। और वर्थलेस, वो अपने आप को निरर्थक समझने लग जाता है कि इस पृथ्वी के ऊपर मेरा जन्म लेना एक बोझ हूँ मैं, और वो लास्ट में सोचता है कि मैं क्या करूँ। वो सोचता है कि यार मैं मर जाऊँ तो ठीक है करूँ, फिर वो सोचता है कि मरूँ तो कैसे मरूँ, तो फिर जैसे फांसी लगाऊँ, कोई जहर खाऊँ, कोई ट्रेन के नीचे आऊँ, कोई कुएं पड़ जाऊँ, कोई इस तरह के उसके थॉट्स डेवलप होते हैं। मान लो कि अपने को करना नहीं है सारी चीज़ें, अपने क्या है कि विचारों का ही खेल है सारा का सारा, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। आपके विचार हमेशा पॉजिटिव रहने चाहिए, विचार नेगेटिव नहीं होने चाहिए। जैसे पानी की बोतल है, ये आधी भरी हुई है, आधी खाली है, कोई बोलता है कि आधी भरी हुई है, दूसरा बोलता है आधी खाली है तो दोनों ही सही, लेकिन जो ये बोलता है कि आधी भरी हुई है, उसके विचारों में पॉजिटिविटी झलकती है, और जो ये बोलता है कि आधी खाली है, उसके विचारों में नेगेटिविटी झलकती है। तो अपनी बॉडी के ऊपर क्या है, नेगेटिविटी हावी मत होने दो। विचार आपके खुद के स्वयं के हैं, आप खुद ही अपने बारे में नेगेटिव सोचोगे तो दूसरा आपके बारे में पॉजिटिव कौन सोचेगा, कोई नहीं सोचेगा। आज का तो टाइम ऐसा है, आज का तो इस तरह का टाइम है कि मर रहा तो एक पत्थर डाल दो, ऊपर से मर जाए, अच्छी तरह जी निकल जाए। तो अपने आप को मजबूत बनाओ, कर अपने आप को बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। ऐसे गांव में कहावत है कि रोया राम कोई बुला नहीं। The heights attained by great persons is not due to sudden flight, but it is due to burning midnight oil while his companions were sleeping. बहुत ही शानदार जवाब था डॉक्टर कपूर साहब का। कपूर साहब, एक और क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ। जनरली आजकल अपन देख रहे हैं कि जो समस्याएं बड़े शहरों में होती थी, क्योंकि वहाँ पर आराम पसंद जीवन होता था, लोगों का जीवन स्तर ज़्यादा ऊपर है, आय उनकी अच्छी है, आराम से वो रहते हैं, परंतु आजकल गाँवों में भी डिप्रेशन को लेकर के कहीं न कहीं समस्याएं बढ़ रही है। तो गाँव में वैसे क्या है कि शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं लोग, खेतीबाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, या और अन्य मजदूरी मेहनत करके और अपना जीवन निर्वाह करते हैं, परंतु तनाव की समस्याएं गाँव में बढ़ने से गाँव में लगातार नशाखोरी की समस्याएं बढ़ रही है, और नशाखोरी से कहीं न कहीं अपन कह सकते हैं कि समाज में विकृतियां पैदा हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं,
तो इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? सर, नशे की जो समस्याएं हैं वो अपने समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। नशे का अपन जैसे चाइल्डहुड से ही अपन देखें कि नशा डेवलप क्यों होता है, बच्चा नशा करना क्यों सीख जाता है। जब बच्चा पैदा होता है, नशे की छुटवाने की जो बेसिक जो एक प्रिंसिपल है वो क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी माँ का दूध पीता है कि माँ के दूध में सब कुछ है, आपको पानी पिलाने की जरूरत नहीं है 6 महीने तक। तो जैसे बच्चा 6 महीने से बड़ा हो जाता है तो उसके थोड़े दांत आ जाते हैं, तो माँ की ब्रेस्ट को काटने लग जाता है। तो उस टाइम पे माँ सोचती है कि बच्चा मेरा दूध पीना छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चे की दूध पीने की डिमांड भी बढ़ जाती है और माँ अपने आप में वीकनेस, कमजोरी महसूस करती है। और माँ की ब्रेस्ट को काटता है तो माँ के दर्द भी होता है। तो माँ क्या करती है कि कोई कड़वी चीज़ लगा लेती है, नीम की पत्ती पीस के लगा लेती है या जायफल पीस के लगा लेती है। और जैसे बच्चा निप्पल मुँह में लेता था उसके क्या है कि कड़वा लगता है, तो वो धीरे धीरे मतलब गाय का, भैंस का या बकरी का दूध पीने लग जाता है और फिर वो दाल रोटी भी खाने लग जाता है। तो अपन यूँ कहें कि बच्चे को माँ के दूध का नशा था, वो अपन ने छुटा के उसको गाय, भैंस का और बकरी का दूध पिलाना सिखा दिया और उसको रोटी खिलानी सिखा दी। ये तो बेसिक प्रिंसिपल हुआ जितने भी नशे अपन करते हैं उनको छुटाने का। अब सर पूछ रहे हैं कि नशा लगता क्यों है। भाई पहली बात तो क्या है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि भाई जैसे आपके घर का माहौल कैसा है। घर में यदि मान लो कि दादाजी हैं या पापा हैं, वो कोई बीड़ी, सिगरेट, हुक्का या चिलम पीते हैं और या कोई ड्रिंक करते हैं, तो बच्चे के भी एक क्यूरियस माइंड होता है, जिज्ञासु माइंड होता है, वो भी क्या है बीड़ी पीने की कोशिश करेगा। जैसे हुक्का पड़ा हुआ है तो दादाजी नहीं है तो अपसेट रहेंगे, तो वो हुक्के में जरूर मतलब नशे के लिए नहीं, वो मतलब उसमें आवाज़ आती है, वो आवाज़ के लिए हुक्का पिएगा कि इसमें कैसी आवाज़ आती है, मैं आवाज़ निकालता हूँ। उसको पता नहीं होता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और फिर धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो वो इस तरह से नशे डेवलप हो जाते हैं। जैसे मान लो बीड़ी पी के अपन ने भगा दी तो छोटा बच्चा उसको ही चास के और पीने लग जाएगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरा क्या है कि जैसे दादाजी होते हैं या नाना जी होते हैं, वो छोटे बच्चे के लिए क्या है कि पहले टॉफ़ी लेके आएंगे, फिर चॉकलेट लेके आएंगे, फिर वो क्या है कि आइसक्रीम लेके आएंगे, फिर कोल्ड ड्रिंक लेके आएंगे। ये भी एक नशे की चैन है। मतलब बढ़ते हुए फिर वो कोल्ड ड्रिंक से बच्चा क्या है बियर पे शिफ्ट हो जाएगा और धीरे धीरे बियर पीता हुआ फिर वो वाइन पीने लग जाएगा। तो ये शुरू से आप इन पे ब्रेक लगाओ। भाई दादा या नाना तो क्या है लाड़ प्यार के लिए टॉफ़ी देते हैं, लेकिन आप उनको अच्छे फल फ्रूट्स वगैरह, इनके ये काजू किशमिश बादाम वगैरह ये दे सकते हो। तो ये क्या है कि दूसरा क्या है कि ये भी एक सिगमंड फ्रायड की थ्योरी है। जिन मदर्स ने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी तरह से नहीं करवाई है, ब्रेस्ट फीडिंग में कोई कमी रह गई है, तो उन बच्चों में आगे जाके नशे की प्रवृत्ति डेवलप होती है। तो सभी माताएं अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी तरह से कराएं। दूसरा संगत का बहुत फर्क पड़ता है। एक होती है अपनी किशोर अवस्था, यानी कि एडोलेसेंट एज। एडोलेसेंट एज होती है 12 से लेके 19 साल तक। किस और मतलब वो एज किस और मतलब पता नहीं किस और लेके जाएगी। वो उम्र ही ऐसी होती है कि अच्छी तरफ लेके जाएगी या बेकार तरफ लेके जाएगी। भटकाव की उम्र होती है वो। यदि उसमें बच्चा नियंत्रण में रह गया, कंट्रोल में रह गया, तो उसका जीवन सुधर जाएगा। और यदि उसमें बिगड़ गया तो वो बच्चा कभी नहीं सुधरेगा। उसको आप सोच लेना कि मतलब दूसरा क्या है कि अपने भागम दौड़ भरी जिंदगी में मम्मी पापा दोनों जॉब में होते हैं और बच्चे को परवरिश अपन सही नहीं कर पाते हैं, उसको संभाल नहीं पाते हैं। उसको क्या है कि अपन स्कूल में भर्ती करवा के, हॉस्टल में छोड़ के और उसकी फीस जमा करवा के और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और वहाँ क्या है कि अलग अलग तरह के बच्चे मिलते हैं, नशे वाले भी होते हैं, बैड हैबिट्स वाले भी होते हैं। तो अपने को एक तो क्या है पेरेंट टीचर मीटिंग जरूर अटेंड करनी चाहिए बच्चों की। पेरेंट टीचर मीटिंग में बच्चे की परफॉर्मेंस, बच्चे का आउटपुट सब कुछ अपने को असेसमेंट हो पाता है और उसी हिसाब से अपन बच्चे के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। और बच्चे की जैसे मान लो कि अपनी शर्ट है, शर्ट की पॉकेट है या उसकी पैंट की पॉकेट है या निकर की पॉकेट है, वो अपने को चेक करनी चाहिए। उसमें कोई जर्दा, गुटखा, पुड़िया इस तरह की कोई चीज़ तो नशीली चीज़ तो नहीं है, वो आइडेंटिफाई करनी चाहिए। टाइम पे उसको मतलब चेक करना चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स क्या है कि पैसे होते हैं, बेड के नीचे रख दिए, तकिए के नीचे रख दिए, तो बच्चे को मिल जाते हैं। और बच्चे के कई बार दोस्त ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि यार पैसे लिया, तेरे पापा तो डॉक्टर हैं, क्या कौन से पैसे की कमी है, तो वो ले जाता है। और फिर बाद में ऐसे धीरे धीरे नशे की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। स्मैक पीना, चरस पीना, गांजा पीना, इस तरह के नशे हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते आजकल स्कूलों में मतलब एक टारगेट है, एक गैंग है जो बच्चों को भी मतलब नशा सिखाने के लिए
घूम रही है और बच्चों को बिगाड़ने के लिए ज़्यादा घूम रहे हैं, सुधारने के लिए वाले कम हैं। तो आप खुद ही अपने बच्चों के ऊपर, भाई आपके पास खुद के पास ही टाइम नहीं है तो दूसरा कौन निकालेगा आपके बच्चे के लिए टाइम? तो आप अपने बच्चे के लिए फुर्सत के पल निकालो और उनसे इंटरेक्ट करो, उनसे बातचीत करो, उनके कहाँ क्या समस्या है वो सॉल्व करो। ये है सारी चीज़ें। और सर बात करते हैं डिप्रेशन की, तो आजकल अपन देखते हैं डिप्रेशन जो है वो चाहे स्टूडेंट हो, जॉब कर रहा है, बड़े हैं चाहे छोटे हैं, वो सभी लोग डिप्रेशन को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ से चाहे स्टूडेंट्स निकले, हम लोग निकले, तो वो पॉजिटिविटी के साथ बाहर निकले, और जो थॉट्स है नेगेटिविटी और डिप्रेशन वो एकदम से भूल कर निकले। क्योंकि डिप्रेशन होता है सर, सभी लोग मोटिवेशन वीडियो देखते हैं और सभी लोग टीचर्स भी बोलते हैं कि आप डिप्रेस मत हो, तो वो लोग बाहर निकलने की भी कोशिश करते हैं बट वो लोग नहीं निकल पाते हैं। अक्सर ऐसा आप भी देखते होंगे। मैडम डिप्रेशन के बारे में पूछ रहे हैं। डिप्रेशन या अपन स्ट्रेस बोलते हैं, लगभग मिलते जुलते से ही। पहले स्ट्रेस डेवलप होता है, स्ट्रेस लंबे टाइम तक रहता है तो वो क्या डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है वो चीज़। तो अपनी पूरी ज़िंदगी में जब तक अपन जिंदा रहेंगे तब तक स्ट्रेस तो अपने ऊपर आएगा, जरूर आएगा, और स्ट्रेस आना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अपन एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे मान लो कि आरपीएससी का इंटरव्यू देने के लिए अजमेर जाना है, ठीक है, और सुबह नौलगढ़ से 5 बजे ट्रेन पकड़नी है। सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए अपन 4 बजे का अलार्म लगाएंगे और 4 बजे उठेंगे अपन, और उठ के 4 हो गए अपन अजमेर के लिए रवाना होंगे ट्रेन पकड़ के। अपने स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा कि यार सुबह 4 बजे उठना है। यदि अपने हल्का स्ट्रेस होगा तो ही अपन 4 बजे उठ पाएंगे, नहीं तो उठ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और या फिर मान लो अपने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हुआ तो अपन जग ही नहीं पाएंगे, सोते रह जाएंगे, अपना इंटरव्यू निकल जाएगा। और अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया तो अपन पूरी रात ही नहीं सो पाएंगे और मतलब ट्रेन भी पकड़ लेंगे, लेकिन जो इंटरव्यू में अपने को कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने थे, अपनी मार्कशीट वगैरह, अपनी डिग्री वगैरह, वो भूल जाएंगे। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होना बहुत जरूरी है लाइफ में। और जब तक जीवन है, मतलब संघर्ष बिना कोई जीवन नहीं है। मतलब जीवन में संघर्ष आएगा, कदम कदम पे आएगा। संघर्ष को सहन करने की आपको शक्ति अपने बॉडी में डेवलप करो। देयर इज़ नो लाइफ विदाउट स्ट्रगल। दूसरा यह है कि अपने खुद बॉडी में भगवान ने, ऊपर वाले ने क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म दिए हैं, कोपिंग मैकेनिज्म दिए हैं। कई बार ये होता है कि साइलेंस इज गोल्ड, चुप रहना ही आभूषण के बराबर है। कई बार ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं, परिस्थितियाँ आ जाती हैं, आप बहुत अच्छा बोलना चाहते हो लेकिन अगले वाले को पता नहीं कैसा ले, उसको नेगेटिव ले ले कि यार उसने मेरे को ऐसे कह दिया। तो कई बार साइलेंस इज गोल्ड। और दूसरा क्या है कि आपने ईसीजी देखी होगी, ईसीजी में वेव्स ऊपर नीचे आती हैं। जिस दिन आदमी मर जाता है उस दिन सीधी लाइन आती है। तो आप ये छोड़ दो कि ज़िंदगी में को बहुत अपन आसान तरीके से जी सकते हैं। आपके अच्छे टाइम भी आएगा, ख़राब टाइम भी आएगा, संघर्ष भी आएगा। आपको इन सभी चुनौतियों को फेस करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। अब मैं इस पैनल डिस्कशन में डॉक्टर कालेर साहब से उनके जो पर्सनल स्टोरीज़ हैं या आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, चूँकि आप जिला अस्पताल में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे लोग गांवों से भी, शहरों से भी आते हैं, तो उनको लेकर के और आपका क्या अनुभव रहता है? आप क्या उनको सुझाव देना चाहेंगे लोगों को, ताकि वो इन चीज़ों से कहीं न कहीं बचते रहें और अपनी जो सोसाइटी है जो आज इस समस्या से जूझ रही है, कैसे उसका भला हो सके? मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जैसे 15 दिन पहले मेरी इमरजेंसी ड्यूटी चल रही थी फ्राइडे को, ठीक है। एक लेडी है, वो एक्सीडेंट होके इमरजेंसी में आती है, ड्रेसिंग मतलब इमरजेंसी में आई। उसका हस्बैंड भी साथ में था, उसके बच्चे भी साथ में थे। उस लेडीज़ की थोड़ी बहुत लगी हुई थी, और हस्बैंड और बच्चे की बिल्कुल चोट नहीं थी, ठीक है। थोड़ी सी घुटना वगैरह छिल गया था उसका। तो हमने कहा कि आप ड्रेसिंग टेबल पे यहाँ पे बैठ जाओ, आपकी ड्रेसिंग कर देते हैं। बोलो सर इस वाली टेबल पे? हाँ इसी पे। बोले सर इस पे नहीं, यहीं कर दो। फिर हमने दोबारा रिक्वेस्ट की, मैडम ये टेबल है, आपको यहीं बैठना पड़ेगा, यहीं होगी ड्रेसिंग, यहाँ नहीं कर सकते आप जहाँ बैठे हो। नहीं सर ये तो बहुत गंदी है, मैं नहीं बैठ पाऊँगी। मैडम काइंड रिक्वेस्ट है, आप बैठ लो तो आप जल्दी से हम आपको फ्री करते हैं। नहीं सर ये बहुत गंदी है, मैं नहीं बैठ पाऊँगी, बहुत गंदी है। पास वाली एक अच्छी सी है, यहाँ बेड शीट भी सुंदर है, यहाँ इधर बैठा दूँ, ठीक है। फिर मेरे को कहीं कहीं लगा ये साफ़ सफाई के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहती हैं। थोड़ा
थोड़ा सा और मैंने पूछा, मैडम आपको साफ सफाई को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हो क्या? हाँ सर। आपको कैसे पता चला? हाँ ठीक है, पता चल गया है। अच्छा ये बताओ, आप साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा करते हो, आपके दिन में 3-4 घंटे साफ़ सफाई में ख़राब होते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल ख़राब होते हैं। मैं दिन में 2-3 बार पोछा लगाना पड़ता है। घर में अगर कोई भी गंदे चप्पल या कुछ भी लेके आता तो मैं पूरे घर को ही साफ़ कर देती हूँ। और जब भी मेरे को कुछ ऐसे लगता है कि मेरे हाथ में कुछ लग गया है तो मैं हाथ धोती रहती हूँ, और ऐसा कम से कम भी दिन में 15-20 बार होता है। तो फिर मैंने कहा कि मैडम आप ओसीडी एक बीमारी होती है, इसमें साफ़ सफाई के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, और जब तक आप साफ़ सफाई नहीं कर लो आपकी घबराहट वैसे नहीं रहती है और वो रिलीव नहीं होती है। तो मैडम इसको ओसीडी कहते हैं, तो आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, आपको फ़ायदा आ जाएगा। तो ऐसे ही इमरजेंसी ड्यूटी में एक ऐसे ही पेशेंट आई, एक्सीडेंट हो गया और हमने उसको ओसीडी डायग्नोस कर दिया। अच्छा उसको पता भी नहीं था कि मेरे ओसीडी नाम की कोई बीमारी है ना, और शायद ही वो कभी साइकेट्रिस्ट के पास इस बीमारी के लिए कभी जाएगी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि ओसीडी नाम की कोई बीमारी भी होती है। ओसीडी में यह है कि हद से ज़्यादा साफ़ सफाई करना, काउंटिंग करना, है ना, डाउट बहुत ज़्यादा होते हैं कि यार मैंने लॉक लगाया कि नहीं लगाया। आप गाड़ी से उतरते हो, फिर आपको लगा यार मैंने लॉक नहीं लगाया, आप दोबारा जाते हो चेक करने, फिर आप लॉक लगाए, थोड़ी सी दूर आगे जाते हो 100 मीटर, अरे यार मैंने लॉक नहीं लगाया, आप दोबारा जाते हो, आप वापस चेक करके आते हो, आपने इस बार गाड़ी अच्छे से लॉक लगाया, चाबी आपने जेब में रख ली और आप 1 किलोमीटर दूर जाते हो, फिर आपको दोबारा से डाउट आता है अरे यार मैंने लॉक नहीं लगाया। तो अगर आपका ऐसे टाइम बार बार में स्पेंड हो रहा है, अगर आपको ऐसे बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, आपको पता है मैंने लॉक लगा दिया है, आपको पता है, आप कंफर्म हो कि मैंने लॉक लगा दिया है, लेकिन आपके दिमाग में डाउट है, वो जा नहीं रहा है, आपको पता होते हुए भी कि मैंने लॉक लगा दिया है, फिर भी आपके दिमाग में डाउट आएगा और वो आपको कहीं कहीं एंजाइटी प्रोड्यूस करेगा, आप घबराहट हो जाएगी, आप न चाहते हुए भी आपको दोबारा वहीं जाना पड़ेगा, आपको दोबारा गाड़ी चेक करनी पड़ेगी। ऐसे ही साफ़ सफाई के लिए होता है। कुछ घर में लेडीज़ हैं वो साफ़ सफाई कर देती हैं, दिन में पोछा लगा दिया, झाड़ू लगा दी, सब काम कर दिया, ठीक है। अब एक कोई चप्पल स्लीपर ले आया, उसमें थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई नाम मात्र की, या फिर बाहर से कोई गेस्ट आ गया, वो गेस्ट जाने के बाद में जो ही गेस्ट आया उसको तो गेस्ट के सामने तो कुछ कर नहीं पाती है, जो ही गेस्ट जाता है वो पूरे घर के वापस स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वापस साफ़ सफाई करती है, चादर झटकाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। अच्छा ये भी पता है कि वो गेस्ट है वो ज़्यादा अंदर नहीं आया है, गेस्ट रूम से बाहर चला गया है, फिर भी उसको पूरे घर की साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो ये होती है ओसीडी, है ना, ये बहुत आजकल कॉमन हो गई है, यहाँ बैठे हैं यहाँ भी 5-10 को मिल ही जाएगी, है ना, तो है ना, तो ये बहुत कॉमन हो गया है। ऐसे डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में ये होता है कि मन उदास रहता है, काम करने की हिम्मत नहीं रहती, थॉट्स बहुत आते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, विचार बहुत आते हैं। जो ही आप पढ़ने बैठते हो आप कहीं कहीं कोई बात चलती है कि यार आज ऐसे हो गया, ये नहीं करना चाहिए था मेरे को, मैं ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता है। तो आप विचार चलते रहते हैं, आप पढ़ने की कोशिश करते हो लेकिन आप पढ़ नहीं पाते हो, विचार आ रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। तो ये क्या है, डिप्रेशन। विचार बहुत ज़्यादा आना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, किसी काम करने की इच्छा नहीं होना, जिन चीज़ों में आपको पहले मजे आते थे आजकल वो भी बंद हो गए हैं, ज़िंदगी बहुत सी लगने लग गई है कि यार कट रही है कटने दो, कट रही है कटने दो, ठीक है। आगे जाके वो शिविर रहती है, शिविर होती है तो फिर सुसाइड थॉट भी आते हैं कि यार मर जाऊँ तो ही ठीक रहेगा, इस ज़िंदगी में तो कोई आना जाना है नहीं, मैं तो दूसरे कोच बना हुआ हूँ, मैं तो अगर जीऊँगा तो दूसरों को 2-4 और परेशान करूँगा, ये शिविर बढ़ जाती है ना। और आप यकीन नहीं करोगे कि डिप्रेशन का प्रिवलेंस है वो 33% है, हर 100 में से 33। तो यहाँ पे अगर 200 हैं तो 66 को यहाँ भी मिल जाएगी, है ना। वो बात अलग है कि यहाँ बैठे हैं फिर वो कंसल्ट नहीं करेंगे, ठीक है। साइकेट्रिस्ट के पास लोग जाना जरूर नहीं समझते, उनको लगता है यार ऐसी ठीक हो जाएगी, ऐसी ठीक हो जाएगी। तो सीवियरिटी बढ़ जाती है, जो 1-2 सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है तो उसके घर वाले लेके भागते हैं कि यार ये मरेगा, ये तो इसको लेके चलो वरना तो जाएगा। अब मैं कल का ही मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि मैंने इमरजेंसी ड्यूटी चल रही थी, वहाँ एक पिताजी हैं वो एक अपने बच्चे को लेके फिजिशियन के पास आके आते हैं, और उन फिजिशियन का मेरे पास कॉल आता है कि यार एक पेशेंट भेज रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। ठीक है, वो देख लेंगे। अब वो मेरे को दिखाने लगता है, दिखाते हुए फिर वो ऐसे पूरी तरह उसकी बॉडी वाइब्रेट करती है, पूरी तरह हिल रहा होता है। मैंने कहा कि यार थोड़ा सा आराम से, कोई दिक्कत है तो मेरे को आराम से बता सकते हो, मैं आपको ध्यान से बात सुनूँगी। फिर वो बताने लगता है कि सर ऐसे मेरे फरवरी में सगाई फिक्स हुई थी और मैं उस लड़की से बात करने की कोशिश की लेकिन वो मेरे बात का आंसर नहीं देती है। मैं पूछता कुछ हूँ, बताती कुछ है, हर बात में गुस्सा करती रहती है, और ऐसे होते होते सर 20 नवंबर को मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। मैं यार ये तो बहुत बड़ी बात होगी, 20 नवंबर तो आने वाली है। बोले सर यही तो दिक्कत है, बोले 20 नवंबर आ गई, कार्ड वार्ड छप गए, अब मैं क्या करूँ। अब वो ठीक है, और रो रहा है वो बंदा। फिर
रो रहा है तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि अच्छी खासा डिप्रेशन से पीड़ित है। और इन्वेस्टिगेशन किया सर, मैंने सुसाइडल थॉट आते हैं, मरने की इच्छा हो रही है। एक दो बार मैंने अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की लेकिन फिर नहीं कर पाया। ठीक है, उसको घर वालों को बुलाया, उसके फादर को बुलाया मैंने कि हाँ आपको क्या लगता है, आपके बेटे की दिक्कत आ रही है, आपको क्या लगता है? बोले कुछ नहीं सर, छोटा मोटा इसको वो हो गया है, कन्फ्यूजन हो गया, कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। मैं आगे तो मरने की बातें कर रहा है, आपको ये लग रहा है कि कुछ नहीं है? बोले सर लड़की भी अच्छी है, बहुत अच्छे घर से है, रिश्तेदारी में है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसने कुछ कह दिया होगा, मैंने उससे लड़की से बात की, उसके घर वालों से बात की, उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं हमें, ठीक ही चल रहा है। मैं यार आपको तो ठीक लग रहा है लेकिन ये तो मरने की बातें कर रहा है, और अगर आपने ऐसे ही चलता रहा, भाई शादी हो जाएगी फिर एक दिन किसी न किसी दिन सुसाइड कर लेगा, तो आप ये चाहते होगे कि आपका बेटा सुसाइड ही कर ले? बोले सर चाहते तो नहीं है। तो फिर आपके बेटे में व्यवहार में फ़र्क आ गया है, फिर भी आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा? भैया अगर आप रिलेटिव हो और आपके रिलेटिव के व्यवहार में फ़र्क आ रहा है फिर भी आप महसूस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपकी पेरेंटिंग में गड़बड़ है। मैंने सर ऐसी बात तो नहीं है। तो आपको इसके व्यवहार में फ़र्क थोड़ा बहुत तो महसूस हुआ होगा? बोले हाँ सर 4-5 दिन मेरे को ऐसा लगा, मैंने इससे बात की तो ऐसे अच्छे से बातें नहीं कर रहा था, इसलिए मैं इसको 4 दिन पहले अजमेर से किशनगढ़ से ले आया। तो मुझसे आप ले तो आए लेकिन आपको फिर भी आप इसी पथ पे जा रहे हो। बोले सर मैंने एक दूसरे कंसल्ट और भी किया लेकिन वो रिश्तेदारी में मामला आ गया, क्या करें? हम मना करेंगे तो भी दिक्कत आएगी, सोशल मतलब अपने को मना करते हैं तो भी वो इशू है। मैं भाई समाधान तो आपको ही निकालना पड़ेगा, से कैसे निकालो? अगर इन दोनों में भी से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी? तो फिर उनके ढंग से काउंसलिंग की, और चूँकि मैं ड्यूटी खत्म हो रही थी, मेरे इतना टाइम तो नहीं था, फिर मैंने कहा ठीक है अगली बार अपन मैं जब ड्यूटी पे आऊँगा तो ढंग से बात करते हैं। फिर उस मैंने बंदे को यही समझाया कि मस्त रहे, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, आगे तेरे कोई दिक्कत आएगी तो मेरे को बुला लेना, मैं तेरी हेल्प करूँगा। फिर वो लड़का खुश हो गया हंसते हुए कि हाँ सर थैंक यू। मैं यार ऐसे डरते हुए आप बढ़ रहे हो, और मतलब बंदा अच्छा खासा सुसाइडल है, सुसाइड थॉट आ रहे हैं, है ना, फिर भी घर वालों को अंतर महसूस नहीं हो रहा है। ये भी है कि अपनी सोसाइटी में डिप्रेशन इतना कॉमन है लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं है, बस चल रहा है ना। तो ये है अवेयरनेस नहीं है। उसके फादर को ये लगता है कि क्या डिप्रेशन नाम की बीमारी होता है, वास्तव में सुसाइड कर लेगा। ऐसे ही होता है, सुसाइड थॉट आते हैं, एक दो बार अटेम्प्ट करता है, फिर 2-3 तीसरी या चौथी बार वो सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो जाता है। तो ये घर वालों को थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई इसमें सुसाइडल थॉट आ गए हैं, ये तो बंदा इतना परेशान है तो इसको कंसल्ट करना चाहिए। बस यही होता है कि थोड़ी सी अवेयरनेस नहीं है, थोड़ा सा आप मेहनत नहीं करना चाहते, और थोड़ा सा स्टिग्मा है। स्टिग्मा ये है कि यार अगर साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर लिया और अगर किसी ने देख लिया तो फिर तो आज भविष्य में कभी शादी नहीं होगी इसकी। तो ये भी तो है कि अगर किसी को पता चल गया है कि साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट चल रहा है तो इसकी शादी तो वैसे ही नहीं होनी। तो ये भी बहुत बड़ा स्टिग्मा है ना। तो ये अपने को स्टिग्मा थोड़ा कम करना पड़ेगा, थोड़ी सी अवेयरनेस अपने बढ़ानी पड़ेगी कि हाँ भाई साइकियाट्रिक इलनेस है, आराम से ट्रीट हो सकती है। लोग ये सोचते हैं कि एक बार साइकियाट्रिक इलनेस होने के बाद कभी ठीक ही नहीं होगी, ये लाइफ टाइम बीमारी हो गई है। ऐसा नहीं होता है ना। एक किसी बीमारी का ट्रीटमेंट कोर्स होता है, वो पूरा होने पे वो बीमारी ठीक भी होती है। रिलैप्स होना या फिर दोबारा बीमारी का होना उस पर डिपेंड करता है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है ना भाई। आपके चारों तरफ स्ट्रेस का लेवल कैसा है, आप उस स्ट्रेस से मैनेज कैसे करते हो, आपकी कोपिंग मैकेनिज्म क्या है ना। तो ये तो होता है रेजिलियंस, कि आप किसी भी साइकियाट्रिक इलनेस को डेवलप होने से कैसे रोकते हो, ये होता है रेजिलियंस। तो रेजिलियंस के आप डेली आप खेलने जाते हो, फिजिकल एक्टिविटी आपकी अच्छी है, आपका ग्रुप अच्छा है। एक नहीं होता कि एक आए इंसान है उसके दोस्त बहुत हैं, 15 हैं 20 हैं, पता ही नहीं कितने हैं, वो बंदा कभी बीमार नहीं हो सकता। फिजिकल इलनेस जरूर आ सकती है लेकिन मेंटल इलनेस तो कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? उसको कुछ भी होता है, अपने दोस्त बता देता है यार मेरे ये हो गया, ठीक है। जब आप बात शेयर कर लेते हो तो मेंटल इलनेस का आधा हिस्सा वहीं खत्म हो जाता है। जब भी अपन को साइकोथेरेपी करते हैं, साइकोथेरेपी मतलब मेंटल इलनेस को अपन 2 तरीके से ट्रीट करते हैं, या तो फार्मेकोथेरेपी यानी ड्रग्स से, या फिर साइकोथेरेपी यानी काउंसलिंग सिंपल वे में। तो साइकोथेरेपी आप जब भी करते हो तो उसका फर्स्ट पार्ट ये होता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब ये है कि आपको पेशेंट को शुरू के 2-4 सेशन होते हैं, उनमें ये सुनना होता है। पेशेंट आपको बताएगा सर मेरा ऐसे हो गया, और आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, आपको कुछ बोलना ही नहीं है। शुरू के 3-4 सेशन में मेरे को ये बताएगा कि सर मैं ऐसे हो गया, मेरा ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया। आप शुरू में सुनना होता है, ये होता है वेंटिलेशन। आधा मेंटल इलनेस का आधा पार्ट तो आप वेंटिलेशन से सोल्व कर सकते हो। अगर आपने किसी बीमारी को ध्यान से सुन लिया, आधा तो वहीं ठीक हो जाएगा। वो थोड़ा बहुत आप उसको ढंग से काउंसलिंग कर देते हो, उसकी कोपिंग मैकेनिज्म सिखा देते हो, आप ड्रग ट्रीटमेंट चालू कर देते हो तो वहीं ठीक हो जाएगा। तो ये है कि एक तो अवेयरनेस भी बढ़े, एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से लोग कतराए नहीं,
और एक मेंटल इलनेस होते ही जल्दी से कंसल्ट करें, उस बीमारी की सीवियरिटी का इंतजार नहीं करें कि ऐसे हो कि वो एकदम सीवियर पहुंच जाए या वैसे लगे कि यार इसका कुछ हो ही नहीं सकता, तब भाग रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। फिर उस बीमारी को ट्रीट करने में भी उतना ही लंबा टाइम लगता है। एक बीमारी को आप जल्दी डायग्नोस करते हो, जल्दी ट्रीट करते हो, तो उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट भी कम रहता है। और अगर उस बीमारी की सीवियरिटी ड्यूरेशन लंबी है, मतलब साइकेट्रिस्ट के पास कंसल्ट करने से पहले उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा निकल गया है, तो उसको ट्रीटमेंट करने में भी उतना ही दौर आता है, डिफिकल्ट रहता है। तो ये सिंपल सा केस है। डॉक्टर कपूर, आप भी आपकी पर्सनल स्टोरी एंड एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और साथ में ट्रीटमेंट जो है वो भी बता दीजिए। मैडम, पर्सनल एक्सपीरियंस और स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत सारी लंबी कहानियाँ हैं, इतना समय भी नहीं है, लेकिन जो समय के अभाव में मैं सर- जो मेन है वो आपको, जो बर्निंग टॉपिक्स हैं अपने समाज के, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि डाइवर्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अपने समाज के अंदर, तलाक वाले केस। वैसी ऐसी क्या स्थिति आ गई, क्या परिस्थिति आ गई कि डाइवर्स केसेस क्यों बढ़े अपने समाज में? भाई पहले टाइम में अपन जैसे विवाह शादी या सगाई होती थी तो पेरेंट्स ही करा करते थे, और लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते ही नहीं थे। पेरेंट्स ने जो फैसला ले लिया, निर्णय ले लिया, वो लड़की और लड़के को दोनों को मंजूर हुआ करता था, और इस रिश्ते को कैसा भी हो उसको निभाया करते थे वो। और आजकल यदि जब सगाई होती है तो लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत करते हैं, लगभग घंटे भर तक, आधे घंटे तक एक दूसरे को पसंद करते हैं, और अच्छी तरह से वो सहमत हो जाते हैं, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, उनका रोम रोम राजी होता है, बाल बाल राजी होता है, तब वो हाँ भरते हैं कि भाई हम सहमत हैं और ये रिश्ता हमें मंजूर है। और 2-3 महीने में ही ऐसी क्या स्थिति आ जाती है कि वो एक दूसरे को दुश्मन नजर आने लग जाते हैं। तो मतलब क्या कि कहीं कहीं अपना फैसला गलत रहा, अपना निर्णय गलत रहा, अपना असेसमेंट कहीं गलत रहा। दूसरा, अपन सब्र नहीं कर पाएंगे, सब्र आपको करना ही पड़ेगा, वो मैंने आपको बातें बताई हैं, बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। दूसरा क्या होता है कि जैसे मोबाइल की वजह से डाइवर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मोबाइल में कई बार हस्बैंड को शक होता है कि वाइफ मोबाइल में क्या देख रही है, किससे बात करती है, किसके मैसेज आते हैं। हस्बैंड क्या सस्पिशियस प्रवृत्ति का होता है, शक की प्रवृत्ति का, ये ड्यूटी पे जाती है तो कहाँ रहती है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। ऐसे कई बार वाइफ को भी हस्बैंड के ऊपर शक होने लग जाता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि सास बहू की लड़ाई बहुत लंबी चलती आई है, और अब भी चल रही है और आगे भी चलेगी। आज जो बहू है वो कल जाके सास बन जाएगी, उसकी भी बहू आ जाएगी। तो आपने देखा होगा कि सबसे मेन चीज़ क्या है कि इनमें जो डाइवर्स वाला मैटर होता है, इसमें क्या 3 जनों का रोल होता है, एक तो हस्बैंड का, एक वाइफ का और एक सास का। ससुर जी का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता उसमें। तो कईयों में क्या होता है कि जैसे मान लो कि हस्बैंड होता है, जैसे मान लो जो बच जाते हैं, जो घर बस जाते हैं, जो मान लो जो नॉर्मल परिवार है वो तो मान लो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनके घर में अमन भी है, शांति भी है, चैन भी है, और वो ज़िंदगी का एक एक पल मौज मस्ती आनंद से जीते हैं और आगे प्रोग्रेस करते हैं। और कई घरों में क्या होता है, जैसे मान लो हस्बैंड बहुत अच्छा है, समझदार है, वो माँ को तो जन्म दिया उसने, तो माँ को अच्छी तरह से वो समझता है। तो दोबारा इसको तो अदर वे में लेता हूँ। क्या होता है कि माँ बच्चे को 9 महीने पेट में पालती है, उसको जन्म देती है, उसको अपना दूध पिलाती है, उसको अच्छे से अच्छा भोजन कराती है कि मेरा बच्चा हट्टा कट्टा हो, और लंबा हो, और तेज़ तर्राक हो, होशियार हो, अच्छा चमकदार हो, और उसकी अच्छी से अच्छी स्कूलिंग कराती है, और उसके बाद में अच्छी सी उसकी नौकरी लग जाती है, और अच्छी से अच्छी उसकी शादी कर देते हैं। तब तक भी माँ के मन में रहती है कि बच्चा मेरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने इसको सब कुछ किया, मैंने पालन पोषण में सब कुछ किया। उधर से क्या, जो वाइफ आती है वही सोचती है कि मैं तो मेरे घर बार, मम्मी पापा भाई बहन सबको छोड़ के और इस बच्चे के पीछे तो आई हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी एक होती है, उसके मालिक 2 हो जाते हैं, तो वहीं पे क्या लड़ाई होती है, वहाँ क्या सब्र वाली बात नहीं रहती। तो कईयों में क्या होता है, कईयों में तो क्या माँ ये सोच लेती है कि भाई बेटे को तो वो जानती है, समझती है अच्छी तरह से कि उसने जन्म दिया, पाला पोसा, और वो वाइफ को भी मतलब अपने बहू को सास रीड आउट कर लेती है, समझ जाती है कि आपने बहू उन्हीं लक्षणा की बुराई के नाम पर। तो वो क्या करती है, अपने आप को आइसोलेट कर लेती है
कि बेटे और बहू को जो भी चीज़ चाहिए वो अपन दे देते हैं इनको चाहिए मकान चाहिए फ्लैट चाहिए या कोई गाड़ी चाहिए, ये जैसे भी रहना चाहते हैं वो ऊपर से खर्चा भी देते रहते हैं कि भाई कैसे न कैसे आप लोग अपना घर बसा लो और मौज मस्ती आनंद से रहो। तो वो रिश्ता भी निभ जाता है कि माँ अपने आप को विड्रॉ ही कर लेती है उससे, मतलब यूँ ही सोच लेती है कि वैसे बच्चे को जन्म ही नहीं दिया, हेल्प करती रहती है। कईयों में क्या होता है कि जैसे बच्चा बहुत समझदार होता है तो बच्चा समझता है कि भाई माँ को तो समझता है, वाइफ को भी रीड आउट कर लेता है, जो चीज़ माँ को चाहिए होती है वो माँ को देता है और जो वाइफ को चाहिए होती है वो वाइफ को देता है, लेकिन पता नहीं चलने देता है एक दूसरे का कि मैं उसको किसको क्या दे रहा हूँ, और वो मामला में जच जाता है। और कईयों में क्या होता है कि वाइफ बहुत समझदार होती है, वो देख लेती है, भांप लेती है कि भाई ये घर में कैसा क्या सिचुएशन है, वो समझदार होती है। वो ये सोचती है कि जैसे अपन मम्मी पापा को यूँ कहेंगे कि मेरी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, ससुराल के अंदर में मेरे को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो मम्मी पापा के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। भाई मम्मी पापा ने तो आपकी धूमधाम से शादी करके आपको विदा कर दिया और आप आ गए यहाँ पे, अब वो बूढ़े बुजुर्ग माता पिता आपका क्या सोल्यूशन निकालेंगे। तो वो लड़की बहुत होशियार होती है, इंटेलिजेंट होती है, और वो जैसे जैसे मतलब घर पे काम मिलता है वो ऐसे वैसे काम करते रहते हैं। और लड़ाई किसी की नहीं होती, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं कि झाड़ू लगाने की, पोछे लगाने की, बर्तन साफ करने की, कपड़े धोने की, भोजन बनाने की, इस तरह की लड़ाई होती है कि मैं क्यों करूँ सारा काम। और धीरे धीरे वो लड़की एडजस्ट होने जाती है, होती रहती है। घर को परिवार का माहौल भी उसके पक्ष में होता जाता है और मतलब एडजस्ट हो जाती है। दूसरा, एडजस्ट कौन से नहीं हो पाते हैं, वो क्या है कि जैसे मतलब लड़की फ़ोन करती है कि आज मेरे घर मेरा थप्पड़ जल्दी क्या नाम और आ जाओ पिकअप भर के आ जाओ, तो वो फट दे पिकअप भर के आएगी, मतलब 7:30 आएंगे और गांव वाले 5-4 और आएंगे, बैठे रहते हैं, और वो जाके जीजा जी के थप्पड़ मारेंगे, उसको लेके आ जाएंगे अपनी बहन को, तो वहीं पे मामला बिगड़ गया। भाई आपने हाथ उठाते ही मामला बिगड़ता है। तो अपने बच्चों को क्या अच्छे संस्कार दो और धैर्यवान बनो, संस्कार अच्छे लो। दूसरा, आजकल एक जो बर्निंग टॉपिक है, जो अपनी समाज की समस्या है कि लड़कियां लड़कों के साथ बहुत भग रही हैं, और मतलब ड्राइवर मोस्ट कॉमन भगा के ले जा रहा है। भाई लड़की के पास कोई फैसिलिटी नहीं होती आने की जाने की, कॉलेज में या स्कूल में, तो वो किसी गाड़ी में बस के आती है, किसी बस में बैठ के आती है, किसी जीप में बैठ के आती है, तो उसका भावुक होती है, वो उसका मन बिल्कुल साफ होता है, और वो तो क्या मछुआरे की तरह जान लेके घूमते रहते हैं कैसे न कैसे फांसे। तो भाई आप पढ़े लिखे हो और समझो इस चीज़ को। दूसरा क्या है कि पेशेंस रखो, और समय आपका भी आएगा, जब आपका समय आएगा तब आपको नौकरी भी लगेगी, आपको नौकर चाकर भी मिलेंगे, बंगले भी मिलेंगे, घोड़े गाड़ी भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। अभी मेरे पास तो मैडम ने कहा कि आपके पास है कोई एक्सपीरियंसेस शेयर करो। एक पेरेंट्स आए थे, उनकी लड़की जैसे मतलब ऐसे भर के किसी दूसरे लड़के के साथ में शादी कर ली उन्होंने, और वो यूँ बता रहे थे, वो दोनों रो रहे थे मम्मी पापा, मतलब उनको देख के मेरे खुद को रोज आ रहा है कि बोले डॉक्टर साहब हमारे जीवन भर की जो पूंजी थी, जो कमाई थी, किसी बच्चे के नाम थी, हमारी कॉलेज है बहुत अच्छी ज़बरदस्त कॉलेज है, और पूरी कॉलेज इस बच्चे के नाम थी, और आज ये भक्के चलेगी। और बोला हम इसकी बहुत अच्छी तरह से, बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छे घर में मतलब शादी करते, और बोले ऐसे कंजरवाड़े घर में गई है जिसका कुछ कहने नहीं है, मतलब वहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। लेकिन कई बार क्या है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सद्बुद्धि और विवेक दोनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं, और ऐसी जगह जाके फंस जाते हैं कि वहाँ से पेरेंट्स भी नहीं निकाल पाते। और जब बच्ची को जज के सामने पेश करते हैं तो वो ये कहते हैं मैं मम्मी पापा को जानती नहीं कौन है, वो लड़के का नाम लेती है कि मैं इसके साथ ही जाना चाहती हूँ, इसी को जानती हूँ। तो देखो क्या स्थिति और क्या परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह का नहीं हो, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर विश्वास रखो। आपके जो पेरेंट्स जो आपके लिए करेंगे अच्छे से अच्छा करेंगे, उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। और जो लड़का भगा के ले जा रहा है वो ये सोचो जो अपने मम्मी पापा की नहीं हो सकती वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तो दोनों क्या है कि संयम बरतो, ये सारी चीज़ें हैं, वो बहुत सारी लंबी चौड़ी चीज़ें हैं। धन्यवाद। डॉक्टर कपूर साहब ने बहुत ही शानदार प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो हैं, जो कि कहीं न कहीं सोसाइटी में आज अपन देख रहे हैं बर्निंग टॉपिक्स, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। अब इसी क्रम में पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए जनरली अपन देख रहे हैं कि समस्याओं पर भी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बात की हैं, उनके सोर्सेस पर भी बात की हैं, उनके एक्सपीरियंस पर भी बात की हैं।
और कहीं न कहीं उनके जो इफ़ेक्ट हैं सोसाइटी के ऊपर, उन पर भी उन्होंने बहुत अच्छे से हम सभी के सामने अपने अनुभव रखे हैं। मेरा एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप दोनों से ही है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिकवरी, कि यदि कोई व्यक्ति इन सभी चीज़ों से पजल्ड है, कहीं न कहीं परेशानी में फंसा हुआ है, वो किसी को बता नहीं पा रहा है, या बताने के बाद में मान लीजिए डॉक्टर्स के साथ कहीं न कहीं एंगेजमेंट उसका चल रहा है, मेडिकल हेल्थ इश्यूज को लेकर के कहीं न कहीं उनके जो सजेशन है उन पर काम भी हो रहा है, मेडिसिन भी ली जा रही है और इम्प्रूवमेंट भी चलिए हो रहा है, मान सकते हैं, परंतु उसकी ओवरऑल रिकवरी कैसे हो सकती है जल्दी? और रिकवरी जल्दी होती है तो जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि सर मेडिटेशन है, योगा है, ध्यान है, ये सब भी कहीं न कहीं उसके लिए यूज़फुल होते हैं। तो इस बारे में आप लोगों के सर क्या विचार हैं, हम जानना चाहेंगे। सर ने जो मेंटल इलनेसेस वाले पेशेंट्स हैं उनके बारे में मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, इनका क्या रोल है, नो डाउट इन चीज़ों का रोल है, बहुत अच्छा रोल है, दूसरी बीमारियों में भी रोल है, मेंटल इलनेसेस में भी रोल है। जैसे मान लो अपन इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करें कि अपने ब्रेन में ब्लड फ्लो इंक्रीज करें, भाई अपने ब्रेन में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तभी मेंटल इलनेसेस ठीक होंगी। दूसरों जो दो तरह की बीमारियां हैं, साइकोसिस और न्यूरोसिस, साइकोसिस वाले पेशेंट हैं वो तो अपनी कमांड ही फॉलो नहीं कर पाते, वो तो मान लो कि ये फॉलो नहीं कर पाएंगे कि कौन सा योगा करना है, कपालभाति क्या है, अनुलोम विलोम क्या है, मॉर्निंग वॉक क्या है, रनिंग क्या है, तो वो तो जैसे जैसे मेडिसिन से उनके अफेक्ट आएगा तो वो फिर कमांड फॉलो करने लग जाएंगे, तब उनको योगा करा सकते हैं अपन। डिप्रेशन वाले जो पेशेंट हैं वो कर लेंगे, न्यूरोटिक जो पेशेंट्स हैं ना वो कर लेंगे, तो उनको आप क्या है कि मॉर्निंग वॉक करा सकते हो। स्टूडेंट्स जो है उनको रनिंग करनी चाहिए, और मैंने बताया कि जो थोड़े ओल्ड एज में हैं वो मॉर्निंग वॉक करें, और भी ओल्ड एज में है वो अपने बैठे बैठे कुर्सी पे बैठे आप हाथ पांव वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लो कपालभाति बहुत आसान है, कपालभाति जैसे मान लो ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती चसरी है, इसको अपन फूंक मार के बुझाते हैं, वैसे मुंह से फूंक मार के बुझाते हैं, इसको मुंह से फूंक नहीं मारनी, नाक से फूंक मारनी। ये बहुत अच्छा है, मतलब कहते हैं ना पेट सफा तो रोग दफा। तो ये जो पेट की मेंटल इलनेस क्या है कि पेट से डेवलप होती है धीरे धीरे। आपका पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है, पेट में भोजन का पचना बहुत ज़रूरी है कि आप जैसा अन्न वैसा मन, अच्छा अन्न खाओ आप, वैसे ही आपका मन, आपका ब्रेन डेवलप होगा। तो इस तरह की आप करें। आप जैसे मतलब ये तो कपालभाति तो कोई भी कर सकता है, और मैं ये कहता हूँ कि सभी फैमिली मेम्बर्स को करना चाहिए। और अपने को सुबह उठते ही पानी खूब पीना चाहिए, कम से कम जैसे 100 किलो का आदमी है उसको 5 लीटर पानी पीना चाहिए। जैसे अपन लगभग 60 किलो के हैं तो अपने को 3 लीटर पानी पीना चाहिए। वो पानी पीना बहुत जरूरी है। एक पेशेंट से मैंने पूछा कि बाबा पानी पिया करो, बोल डॉक्टर साहब तो हम पानी पीने की बात करो, मैं तो कुल्लो ही गुन करूँगा ना। तो इस तरह की समस्याएं हैं, मतलब मरीज की या अपनी ये अपेक्षा होती है कि कोई बींदनी पानी पकड़ा दे तो पिल्ला नहीं, कोई बात नहीं। तो इस तरह की हैं। आप आलस से मत रखो, लेजीनेस हावी मत होने दो। टीवी भी यदि चल रहा है तो अपन क्या बैठे बैठे रिमोट से टीवी का बटन दबा के उसको ऑन करेंगे, तो ये भी आपकी एक, वहाँ आप खड़े होकर और टीवी का बटन ऑन करते हो तो ये भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी मानेगी है। और स्पेशली जो बुजुर्ग अवस्था में आ गए हैं उनको ये मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि बुजुर्ग की आजकल आदत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। मतलब आने हम भी बुजुर्ग होंगे, लेकिन अब जैसे अपन समाज में देखते हैं तो कई बार तो मतलब बहुत सारे इस कारण से लोग बाग एक्सपायर हो गए कि उनको टाइम पे भोजन ही नहीं मिला। और ये बड़े बड़े IAS अधिकारी जो रिटायर्ड हैं, बहुत जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, और क्योंकि अपने संस्कारों में पतन हुआ है, तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करो कि आप घर में कभी क्या निरर्थक साबित मत हो। आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है कि आप यूँ लगना चाहिए कि दादाजी या नाना जी अपने परिवार के लिए, घर के लिए बहुत यूज़फुल हैं, इनके बिना अपना कुछ नहीं हो सकता। इस तरह की अपनी दिनचर्या मेंटेन करो। जैसे सिंपल सा है, जैसे छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, स्कूल में आप और नहीं तो बस तक ही छोड़ के आ जाओ उसको, कि भाई तो पोतों को मैं बस तक छोड़ के आऊँगा, जैसे वो आता है उसको लेके आ जाओ, ठीक है। उसके मतलब जैसे होमवर्क वगैरह उसको करवा दो, आप पढ़े लिखे हो,
तो मतलब जब बेटे और बहू को यूँ लग जाएगा कि दादाजी का बहुत यूज़फुल हैं, तो वो आपकी इज्जत करेंगे। और वैसे चाहिए आप कितने ही पैसे कमाते हो, वो कोई इज्जत नहीं है सर, रियलिटी है। तो अपने आप को मतलब आप एक्टिविटी करते रहो। दूसरा क्या है कि आलस से शरीर पे हावी मत होने दो, वो चारपाई मत पकड़ो आप। जिस दिन चारपाई पकड़ ली तो फिर ऊपर ही जाओगे। और आपको यूँ लगता होगा कि हॉस्पिटलों में बहुत अच्छे इलाज हैं, हॉस्पिटलों में कोई मतलब जो चला जाता है ना, तो सर आप लोगों को पता है रियलिटी, कोई वेंटिलेटर पे चला जाता है, और कोई लीवर ट्रांसप्लांट के लिए चला जाता है, कोई किडनी ट्रांसप्लांट के लिए चला जाता है, कोई डायलिसिस के लिए चला जाता है। तो वो सही बात है कि काले कोट से, सफ़ेद कोट से और खाकी कोट से भगवान ही बचाए। वो जो इसमें एक बार फंस जाता है उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बचाव ही इलाज है। अपनी ज़िंदगी संयमित तरीके से जियो। धन्यवाद। बहुत शानदार आपने रोड मैप बताया डॉक्टर साहब। मैं बहुत शॉर्ट में, चूँकि हमारे पास समय का अभाव है, डॉक्टर कालेर साहब से भी मैं इस रोड मैप के बारे में या रिकवरी बिल्डिंग के बारे में जानना चाहूँगा। तो डॉक्टर साहब शॉर्ट में आप भी अपने विचार बताइए। ये है कि अपने को रेजिलियंस डेवलप करना होता है कि अपने को मेंटल इलनेस है वो कभी डेवलप ही नहीं हो। तो अपने को रेजिलियंस कैसे डेवलप करें? जैसे खान पान अच्छा होना चाहिए और हेल्दी डाइट लेते हो। स्लीप का बहुत बड़ा योगदान है। स्लीप हमेशा टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अगर आप ये मैनेज कर पाते हो तो साइकेट्रिक इलनेस की संभावना वैसे ही बहुत कम हो जाती है। साइकेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आप स्लीप को ही मानते हैं। अगर आप टाइम पे सो रहे हो तो आपका दिमाग अपने आप ही, कोई भी इलनेस कुछ हो गई तो हील करने की पावर रखता है। लेकिन जब आप स्लीप ड्यूरेशन कम हो जाती है तो फिर ब्रेन की भी हीलिंग पावर कम होने लग जाती है। एक फिजिकल एक्टिविटी का बहुत बड़ा योगदान होता है कि आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलो। सबसे बढ़िया ये रहता है कि स्पोर्ट्स खेलो, सबसे अच्छा रहता है। स्पोर्ट्स भी ऐसा खेलो जिसमें आप अकेले नहीं, कम से कम 5 से 6 जने खेलो। जैसे वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है। जितने ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं उतने आपका उनसे इंटरेक्शन होता है, उतनी आप अपनी भावनाएं शेयर कर सकते हो। तो इससे आप बहुत कुछ सीखते हो। फिजिकल एक्टिविटी हो गई, स्लीप हो गई। एक जब भी आप कोई किसी बीमारी से पीड़ित हैं या फिर जैसे लग रहा है कि आप भावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उनको आप शेयर करने की हिम्मत रखो। जब आप शेयर करते हो तो आधे से ज़्यादा वहीं इलाज हो जाता है। तो आप अपने ग्रुप में हमेशा बड़ा रखो। ऐसे नहीं कि आपका एक या 2 ही फ्रेंड है, इसके अलावा तीसरा चौथा कोई फ्रेंड ढूंढने से ही नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे, जितनी ज़्यादा आप अपनी भावनाएं शेयर करते हो, उतनी आपकी बीमारियाँ होने की संभावना कम रहती है। एक अपनी हॉबीज़ होती हैं, उन पर टाइम स्पेंड करना सीखो। जितनी भी आप किसी को प्लांटेशन में पेड़ पौधे लगाना अच्छा लगता है, किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो जो भी आपकी हॉबीज़ हैं हमेशा उन पर टाइम स्पेंड करते रहो। आपके ब्रेन में डोपामिन कि आप भविष्य में कभी बीमार पड़ोगे। अभी बुजुर्ग लोगों पे बात चल रही थी, तो घासीराम जी वर्मा साहब का आपने नाम सुना होगा, मैथमेटिशियन हैं, गणितज्ञ हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि उनकी तरह लाइफ जियो। मतलब वो लगभग 98 ईयर्स के हो गए अब, लेकिन अब भी चलते फिरते हैं, 98 साल के हो गए। और वो मतलब चलते फिरते ही लाख 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये तो ऐसे ऐसे हंसी मजाक में डोनेट कर देते हैं कि उनके बच्चों से शिकायत की किसी ने कि यार आपके पापा पैसे ऐसे ही उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने पापा से पूछा कि बोले पापा आपकी ऐसी ऐसी शिकायत आई है कि आप चलते फिरते ही पैसे बांट देते हो। तो पापा ने मतलब घासीराम जी ने ये कहा कि बेटा आई फील प्राउडेड, मतलब मेरा खून बढ़ जाता है। तो बेटों ने ये कहा कि पापा ऐसी बात है तो कम पड़ते हैं तो हमारे से ले लिया करो, आप तो डोनेट करा दो। तो ये है सारी चीज़। दूसरा, मेरे पास एक पेशेंट आया था, मतलब बहुत ओल्ड एज में था, लगभग 80 ईयर्स का था। तो मेरा ट्रीटमेंट चलता था। तो वो बोला डॉक्टर साहब जितनी मेडिसिन कम कर सकते हो कम कर दो इस बार। मैंने कहा ऐसा क्या चमत्कार हो गया? बोला मेरा बेटा, मेरा पोता एनडीए में सिलेक्ट हो गया इस बार, फौज का अफसर बनेगा। तो मैंने मतलब उनके जोश को और जुनून को देखते हुए दवाई कुछ कम की 1-2 मेडिसिन ही कम की मैंने। फिर कुछ दिन बाद में वो दोबारा आया कि बोले डॉक्टर साहब मेरे बेटे के स्टार लगे हैं, वो लेफ्टिनेंट बन गया, IMA से पास आउट हो गया, 1-2 गोली और कम कर दो। तो फिर मैंने और थोड़ी कम करी। फिर बाद में वो
मतलब साल 2 साल बाद में दोबारा आया, बोला मेरा पोता कैप्टन बन गया है, थोड़ी और कम करो। मैंने कहा कि ऐसा क्या है? बोला जैसे जैसे उसका प्रमोशन होता जाता है मेरा खून बढ़ता जाता है और मेरी रिकवरी अपने आप ही हो जाती है। तो ये है, बच्चों की सफलता से आदमी में अपने आप ही रिकवरी होती है, और बच्चे असफल तो होते हैं तो फिजिकली फिट मेंटली एक्टिव आदमी भी मर जाता है। तो लास्ट टाइम में यही है थीम ऑफ द इसकी पैनल डिस्कशन की कि कीप योर सेल्फ फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड एकेडमिकली इंटेलिजेंट। धन्यवाद।